एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डैट इज़ अभिलाषा ब्लॉग्स। तो आज मैं वापस से अपना एक वीडियो लेके आई हूँ। मेरी लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत 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 सारा थैंक यू। बहुत सारे व्यूज़ भी आए मुझे पर्सनली, तो बहुत सारे कमेंट भी आए। तो आज वापस से मैं राजकीय इंटर कॉलेज के ही जीएस के पेपर को लेके आई हूँ। ये 2008 का पेपर है एंड बुक सेम है, यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है। तो आज वापस से हम जीएस डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि कथन ए है। 2 दिन तो वीडियो नहीं आया था क्योंकि जो दिवाली के दूसरे दिन परिवा होता है, तो दिवाली के दिन जो पूजा होती है उसके बाद से आज चित्रगुप्त जी की पूजा है। 2 दिन हमारे यहाँ मतलब चित्रगुप्त की पूजा और दिवाली के बीच में पढ़ाई नहीं की जाती है, पेन वगैरह कुछ भी यूज नहीं किया जाता, बुक भी नहीं खोली जाती है। आज चित्रगुप्त जी की पूजा हो गई तो अब आज से हम पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, इसलिए बीच में 2 दिन में वीडियो नहीं ला पाई थी एंड आज मैं वीडियो ले आई हूँ। तो निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि मनरेगा एक कार्य उन्मुखी परियोजना है जो पूरे देश में कार्यान्वित हो रही है। ये कथन ए है और इसका रीजन है कि यह परियोजना राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। तो इसका देखिए ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर सही नहीं है, और ए सही नहीं है परंतु आर सही है। तो देखिए इसका ऑप्शन में आंसर है बी। ठीक है, मनरेगा एक कार्य उन्मुखी परियोजना है जो पूरे देश में कार्यान्वित हो रही है। यह कथन सही है। यह परियोजना राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती है, अतः कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण जो है वह कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो देखिए इसमें कथन है कि मनरेगा एक कार्य उन्मुखी परियोजना है जो पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही है, लेकिन कारण क्या है कि यह परियोजना राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। तो इसमें देखिए ये है, देखिए मनरेगा जो है वो राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार दोनों के द्वारा कार्यान्वित की जाती है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के थ्रू। सेकेंड है आपका कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादक है? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका आंसर है बी, केरल। भारत में काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादक राज्य केरल है। काली मिर्च को मसालों की रानी भी कहा जाता है और केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कि सूची 1 जिसमें बुक का नाम है और सूची 2 जिसमें बुक राइटर का नाम है, उनको सही मिलाना है। मिडनाइट चिल्ड्रन, द फॉर्चून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ एंड घर और अदालत। तो देखिए इसका सही ऑप्शन है बी, जिसमें क्या है कि मिडनाइट चिल्ड्रन जो है वो सलमान रुश्दी की है। द फॉर्चून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड ये सी के प्रहलाद की है। द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ ये चेतन भगत की है एंड घर और अदालत ये आपकी लीला सेठ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित 4 राज्य अधिकतम नगरीय जनसंख्या रखने वाले स्थान पर हैं। निम्न आरोही क्रम में उनका कौन एक सही अनुक्रम है? तो देखिए इसमें है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो देखिए पश्चिम बंगाल ये आपको दिया हुआ है कि आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे कम जो जनसंख्या है वो पश्चिम बंगाल की है 29 मिलियन, उसके बाद तमिलनाडु की है 35 मिलियन, उत्तर प्रदेश की है 45 मिलियन और महाराष्ट्र की है 50.81 यानी कि लगभग 51 मिलियन। ठीक है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं कि नगरीय जनसंख्या मतलब नगर में रहने वाली जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो आपकी महाराष्ट्र की है और उसके बाद उत्तर प्रदेश की है। फिर आपका 5th क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वाले निम्न 4 जिले हैं। निम्नलिखित में से उनका अवरोही यानी घटते हुए क्रम में कौन एक सही अनुक्रम है? तो इसका देखिए आंसर है कि दिए गए विकल्पों में कोई भी विकल्प सही नहीं है। विकल्प में दिए गए उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वाले 4 जिलों का सही आरोही क्रम होगा इलाहाबाद, फिर आजमगढ़, फिर कानपुर और फिर जौनपुर।
तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो सही किसी में भी नहीं दिया था। सबसे ज़्यादा इलाहाबाद की जनसंख्या है, फिर आजमगढ़ की है, फिर कानपुर की है और फिर जौनपुर की है, दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। देखिए, उत्तर प्रदेश के 4 जिलों जिनमें जनसंख्या घनत्व अधिकतम है का आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें भी देखिए दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जन घनत्व 829 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। दिए गए विकल्पों में अधिकतम जनघनत्व वाले 4 जिलों का सही आरोही क्रम जो है वो है, सबसे कम संत रविदास नगर यानी कि भदोही का 1555, फिर लखनऊ का 1816, वाराणसी का 2395 और गाजियाबाद का 2971। यानी भदोही, फिर लखनऊ, फिर वाराणसी और फिर गाजियाबाद। तो सोचिए, लखनऊ से भी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो गाजियाबाद की है। तो ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, क्रम जो है वो ये वाले सही हैं। अगर ऐसा होता है ना कि ऑप्शन ही गलत है क्वेश्चन में, तो आपको उसमें बोनस मार्क्स मिलता है। मतलब उसमें जिस आपने कोई भी टिक लगाया हो, आपने टिक लगाया और नहीं लगा, कोई भी लगा, आपको आंसर मिलेगा, क्योंकि वो ऑप्शन ही गलत था। जो कि मतलब एग्ज़ाम लेने में जो भी हमारा पेपर जिन्होंने बनाया है, ये गवर्नमेंट की गलती है। ठीक है, नेक्स्ट है, सिमुक किस वंश का संस्थापक था। पांड्य का, सातवाहन का, चोल का या चेर का। तो सिमुक ने कण्व शासक सुशर्मन की हत्या कर नवीन ब्राह्मण वंश आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना की। इन वंश का सबसे महान शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी था। इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। इन्होंने शीशे और प्रोटीन के सिक्के चलवाए थे। तो इसका ऑप्शन है बी, सिमुक जो है वो सातवाहन वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है आपका, एक तरफ है पर्यटक आकर्षण और दूसरी तरफ है स्थान, उसको मैच करना है। तो देखिए, इसमें सही जो ऑप्शन है उसमें ये है कि कबीर की समाधि वो मगहर यानी कि बस्ती में है, सलीम चिश्ती की दरगाह वो फतेहपुर सिकरी में है, गोविंद देव मंदिर वो आपका वृंदावन में है और बौद्ध स्तूप जो है वो आपका कुशीनगर में है। नेक्स्ट है आपका कि एक तरफ आपको वर्ष दिए हुए हैं और दूसरी तरफ आपको युद्ध दिया हुआ है कि किस वर्ष में कौन सा युद्ध हुआ। तो देखिए, इसमें है ऑप्शन बी, यानी कि 1556 में आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। 1576 में आपका हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। 1817 से 1819 तक जो चला था वो तृतीय मराठा युद्ध था और 1799 में आपका चतुर्थ मैसूर युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथन है कि देश का सबसे धनी मंदिर होने के कारण तिरुपति सदा चर्चा में रहता है। कारण क्या है कि तिरुपति में प्रत्येक वर्ष भक्तगण बड़ी संख्या में आते हैं। तो देखिए, इसका आंसर है बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तिरुपति मंदिर का देश का सबसे धनी मंदिर है और तिरुपति में प्रत्येक वर्ष भक्तगण आते हैं, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं करता। धनी इसलिए नहीं आते कि धनी इस मंदिर इसलिए नहीं क्योंकि बहुत लोग आते हैं, मतलब धनी इसलिए है क्योंकि लोग बहुत दान करते हैं। ठीक है, बहुत लोग आते हैं ऐसा नहीं, बहुत लोग दान करते हैं। 1990 के दशक में लागू आर्थिक नीति के परिणाम हुए हैं। क्या परिणाम हुए हैं? बढ़ा हुआ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, उन्नत आर्थिक वृद्धि, गैर बराबर विकास और सामाजिक जीवन में एक परिवर्तन। तो देखिए, इसमें क्या क्या है कि 1991 की 1991 की नई आर्थिक नीति जिसे एलपीजी नीति कहा गया, इसके अंतर्गत उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया, जिसके सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगे हैं। जो क्या है कि उदार व्यवस्था और नियमों से विदेशी निवेश में बढ़ोतरी होती है। निवेश के बढ़ने एवं निजी उद्यमियों के लिए उत्साहपूर्ण वातावरण ने आर्थिक उन्नति का मार्ग खोल दिया है।
नई आर्थिक व्यवस्था के कारण असमानता भी तेजी से बढ़ी है, गरीबों व अमीरों के आय में अंतर बढ़ गया है, और चौथा है कि नई आर्थिक नीति के परिणाम स्वरूप सामाजिक परिवर्तन की गति तेज हुई है। बढ़ता शहरीकरण, खुले समाज का निर्माण, संयुक्त परिवार का कमजोर होना, महिला सशक्तिकरण आदि प्रमुख सामाजिक परिवर्तन दृष्टिगत है, अतः सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट है आपका, एक तरफ है नृत्य और दूसरी तरफ है उसके जाने माने कलाकार। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है। क्या है ऑप्शन कि कथकली जो है इसकी कलाकार हैं कृष्णन नायर, कुचिपुड़ी के हैं राजा एवं राधा रेड्डी, भरतनाट्यम के हैं यामिनी कृष्णमूर्ति और कथक के हैं आपके उमा शर्मा। उल्लेखनीय है कि संयुक्ता पाणिग्राही जो है वो प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना है। देखिए ये सब ऐसा क्वेश्चन है जीएस के आपको एक बार में याद नहीं होंगे, बट क्वेश्चन में बस ये है कि जीएस में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप बस रिपीट कर सकते हो क्वेश्चन को कि हो सकता है ये फंस जाए कहीं ना कहीं। निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल या बाल गंगाधर तिलक। तो आपका ऑप्शन है ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दिए गए विकल्पों में सुरेंद्र नाथ बनर्जी नरमपंथी विचारधारा के प्रतिनिधि थे, जबकि शेष अन्य अतिवादी एवं गर्मपंथ के समर्थक थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 ईस्वी में आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किया था। तो जो अतिवादी थे वो गर्मपंथ के होते थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो नरम पंथ के थे, बाकी बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक जिनको लाल बाल पाल कहा जाता है वो गर्म पंथ या अतिवादी के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राजनीतिक प्रणाली को क्या कहा जाता है? परिसंघ, अध्यक्षात्मक पद्धति, अर्धसंघात्मक या एकात्मक पद्धति। तो इसका है ऑप्शन सी, अर्धसंघात्मक पद्धति। भारतीय राजनीतिक प्रणाली को के.सी. व्हीलर ने अर्धसंघीय कहा है, क्योंकि भारतीय राजनीतिक प्रणाली में संघात्मक लक्षणों के साथ ही एकात्मकता के लक्षण प्रबलता से विद्यमान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही नहीं है? हार्मोन, मूड, एंजाइम, उपापचय, एंटीऑक्सीडेंट, पाचन और ऊर्जा वसा। तो ऑप्शन है सी, एंटीऑक्सीडेंट के द्वारा शरीर में उपापचयी क्रियाओं द्वारा उत्पन्न मुक्त मूलकों का अवशोषण हो जाता है, जिससे शरीर की कोशिकाएं सुरक्षित होती है और शरीर लंबे समय तक जवान बना रहता है, अतः ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, वरना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपके साथ जीएस डिस्कस करूँगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।